हाँ लिखो तीसरे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण में पहली हेडिंग डालना एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। लेकिन लिखना एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर वह आसानी से समान कार्बन वाले वह आसानी से समान कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में समान कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको सिखाया भी गया है कि सर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाने पर क्या बनता है, एसिड। और वापस अपचयन करवाने पर एल्डिहाइड और इसका अपचयन करवाने पर 1 डिग्री एल्कोहल। ये आपको सिखाया गया है। इस लाइन को विशेष ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है ये लाइन। अब आपको ये सिखाया गया कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर वो समान कार्बन वाले एसिड में बदल रहा है। इनमें ऑक्सीकारक की बात करूं तो ऑक्सीकारक होते हैं, एक ऑक्सीकारक होता है आपका KMnO4, एक होता है K2Cr2O7, एक होता है आपका Ag2O, एक होता है CuOH2। ठीक है, इसके अलावा और बात करें कि आपके Br2+H2O, जिसे आप ब्रोमीन वाटर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्रोमीन वाटर। ये आपके आएगा टोलन अभिकर्मक में, ये आएगा आपके फेलिंग रिएजेंट में या फेलिंग अभिकर्मक में। और इनको तो आप जानते ही हो, KMnO4 और K2Cr2O7। अब आपने एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड होता है RCHO, इसका ऑक्सीकरण करवाया और इसका ऑक्सीकरण करवाने पर उसने कहा कि वो समान कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये एल्डिहाइड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। बात करते हैं कि सबसे पहले, ठीक है, अब देखो मुझे इसका पता है कि सर एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण होगा, पर जो ऑक्सीकारक होता है उसका क्या होता है, अपचयन। एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण होगा, पर जो है आपका ऑक्सीकारक होगा उसका क्या होगा, अपचयन। तो देखो इसमें मैं एक ले रहा हूं, पहला एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, और एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण होगा, और ऑब्लिक करके मैं लिख रहा हूं टोलन अभिकर्मक का अपचयन। टोलन अभिकर्मक का अपचयन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण है और टोलन अभिकर्मक का क्या है, अपचयन। क्योंकि एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण होता है पर ऑक्सीकारक का क्या होता है, अपचयन। ठीक है, ये आपको पता है कि जो ऑक्सीकरण करता है वो खुद का क्या करता है, अपचयन।
ठीक है, सबसे पहले शब्द आता है टोलन अभिकर्मक। यहां से ही क्वेश्चन बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। मेरे को सबसे पूछा गया कि टोलन अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो मैंने कहा अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट विलयन को, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टोलन अभिकर्मक कहा जाता है। अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टोलन रिएजेंट या टोलन अभिकर्मक कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है इम्पोर्टेंट है, AgNH32 और OH। और आप देख रहे हैं कि ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है, अर्थात संकुल यौगिक है। यहाँ पर केंद्रीय धातु Ag है, NH3 लिगेंड है और OH वहां पर वैलेंसी फ्री करने में काम। सबसे पहले जब भी इसका यूपीएससी नाम लिखते हैं तो अपन देखते हैं कि एंटिटी क्या है। इसके पीछे लगा हुआ ये नेगेटिव है तो इस पे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव। तो पहली बात होगी सर पॉजिटिव एंटिटी है। दूसरे सर Ag का ऑक्सीकरण अंक भी तो देखना पड़ेगा, और Ag का ऑक्सीकरण अंक निकाल रहा हूं, X NH3 का 0 होता है, 0 × 2, और OH का -1 होता है, -1 बराबर 0, X -1 बराबर 0 और X बराबर +K1। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप 9वां चैप्टर वापस देख ले कि आपको कैसे। अब इसका मैं IUPAC नाम लिख रहा हूं, और IUPAC नाम में ठीक है कि सबसे पहले धनायन हो तो उसका लिखते हैं, पर यहाँ कोई धनायन नहीं है। लिगेंड पे आ जाऊं, लिगेंड NH3 है, 2 है तो नाम हो गया डाईएमीन। ठीक है, अब आपका जो है केंद्रीय धातु और केंद्रीय धातु जो है पॉजिटिव एंटिटी। अपन ने कहा था कि यदि एंटिटी पॉजिटिव या उदासीन हो तो धातु का सामान्य नाम लिखा जाता है, और नेगेटिव एंटिटी हो तो सिम्बायोटिक नेम। यहाँ एंटिटी कौन सी है, पॉजिटिव, तो डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम है IUPAC नाम। कई बार 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा टोलन अभिकर्मक है, या उसका IUPAC नाम पूछ लेते हैं। अब देखो ये क्रिया कैसे करेगा। ये होता है एल्डिहाइड RCHO। क्या होता है, एल्डिहाइड। पहले आप इसको उतार लो, ठीक है, ऊपर वाले को एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण लिखा है उसको उतार। अपन ने इसका IUPAC नाम लिख दिया था डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड। अब ये क्रिया कैसे करेगा वो देखना। ये मेरे पास में एल्डिहाइड है RCHO, इसकी क्रिया करवा रहा हूं मैं टोलन रिएजेंट से। और आपको पता है कि टोलन रिएजेंट का फॉर्मूला ये होता है AgNH32OH, AgNH32OH। इसके जो है मैं 2 मोल ले लेता हूँ। कितने मोल ले लेता हूँ, 2 मोल ले लेता हूँ। अब ये क्रिया कैसे करेगा वो देखना कि क्रिया, 1 मिनट पहले था की बात। ये है अपने पास में टोलन रिएजेंट और इसके 2 मोल दे रखे। यहाँ पर Ag के अणु देखो, 1 मोल में 1 Ag है तो कितने Ag हो गए, 2। NH3 1 मोल में कितने हैं, 2, तो 2 मोल में 4, और OH 1 मोल में 1 है तो 2 में 2। अब कैसे क्रिया करेगा, ये एल्डिहाइड, और आपको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो वो किस में बदल जाता है, एसिड, RC≡OH, अर्थात एक ऑक्सीजन जुड़ गया, और ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीकरण। साथ में बना है 2Ag + 4NH3, चारों NH3 चले गए, Ag के दोनों अणु भी चले गए। OH के कितने अणु थे, 2, क्योंकि 1 मोल में 1 होता तो 2 मोल में कितने होंगे, 2, OH 2 थे।
और 2 OH में से एक ऑक्सीजन को तो ये एल्डिहाइड ने ले लिया। अब क्या बचा हुआ है H2 और H2O निकल गया। ये 2Ag जो बना हुआ है ये नीचे अपनी टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ जम जाता है और इसे कहा जाता है रजत दर्पण। क्या कहा जाता है? रजत दर्पण। और रजत सिल्वर को कहा जाता है, चांदी को रजत कहते हैं, तो रजत दर्पण परीक्षण के नाम से जाना जाता है। यदि उस टेस्ट ट्यूब में यदि एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड है आपने टोलन डाला है तो नीचे की तरफ एक काले चमकीले रंग का जो है काले चमकीले रंग दिखाई देता है जिसे रजत दर्पण कहते हैं, क्योंकि चांदी का रंग चमकता हुआ देता है तो रजत दर्पण परीक्षण के नाम से ना, इसी को सिल्वर मिरर टेस्ट, रजत को सिल्वर मिरर टेस्ट। यदि ये नहीं हो आपके पास में तो आपके रिएक्शन इस तरह से भी हो सकती है RCHO प्लस Ag2O। यहां पर भी Ag का ऑक्सीकरण अंक प्लस के 1 है, क्योंकि Ag2O में देख सकते हो Ag2O। अब मेरे को Ag का निकालना तो कितने Ag है? 2x माइनस के 2। एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस के 2 और x बराबर प्लस के 1, अर्थात Ag+1 अवस्था में है। अभी Ag+1 में है सर, Ag का जो ऑक्सीकरण अंक है वो प्लस के 1। अब क्या बढ़ाएंगे? RCOOH प्लस RCOOH प्लस 2Ag, ठीक है। और ये भी क्या बनेगा भैया? रजत दर्पण। क्या बनेगा? रजत दर्पण। यदि उसने रिएक्शन को ये भी देके ये भी देवे तो भी ये टोलन अभिकर्मक है। और आप देख रहे हैं यहाँ Ag+1 में था और यहाँ पर Ag का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर कितना है? 0। और +1 से 0 में आ रहा है, क्या हो रहा है? अपचय। क्या हो रहा है? अपचय। और इसीलिए लिखा अपन ने कि टोलन अभिकर्मक का क्या होगा? अपचय। क्योंकि टोलन अभिकर्मक एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण करवाता है पर खुद का क्या होता है? अपचय। तो ये वाला तो लिख लिया होगा आपने, ठीक है। इसको और उतारो। हाँ, इसी के नीचे नोट पॉइंट लगाना। नोट पॉइंट लगा के लिखना टोलन अभिकर्मक, टोलन अभिकर्मक या टोलन रिएजेंट, टोलन अभिकर्मक या टोलन रिएजेंट एलिफेटिक व एरोमेटिक, एलिफेटिक व एरोमेटिक
टोलन अभिकर्मक एलिफेटिक खुली श्रृंखला वाली व एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड का परीक्षण देता है। दोनों प्रकार के एल्डिहाइड का परीक्षण देता है। दोनों प्रकार के एल्डिहाइड का परीक्षण देता है। जैसे देखो मेरे पास में CH3CHO है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन में टोलन अभिकर्मक से करवाता हूं, चाहे ये देवे दोनों ही टोलन ही है। Ag2O के साथ में रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा? और ये मेरे पास में एरोमेटिक है C6H5CHO, जिसे आप बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इसका सामान्य नाम एसिटेल्डिहाइड है और इसका सामान्य नाम है बेंजल्डिहाइड। दोनों की Ag2O से क्रिया करवाई और Ag2O से क्रिया करवाई। आपको पता है Ag2O टोलन अभिकर्मक है और टोलन अभिकर्मक ऑक्सीकरण का काम करता है, तो इसको तो बदल देगा CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा 2Ag, और ये किसके रूप में बन जाएंगे भैया? रजत दर्पण, सिल्वर मिरर टेस्ट, रजत दर्पण। अब देखो क्या इसका भी ऑक्सीकरण कर लेगा? हाँ सर। और C6H5C डबल बॉन्ड OH, जिसे बेंजोइक एसिड कहा जाता है। कौन सा एसिड कहा जाता है? बेंजोइक। और साथ में 2Ag, और ये रजत दर्पण के रूप में। तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट सेट हो गया कि टोलन जो होता है वो एलिफेटिक को भी सल्टाता है और एरोमेटिक को भी सल्टाता। सल्टाने का मतलब दोनों को ऑक्सीकरण करता। अभी आगे एक फाइलिंग आएगा, वो केवल और केवल एलिफेटिक को जो है ऑक्सीकरण करता है, एरोमेटिक का ऑक्सीकरण नहीं करता। तो उतारो ये दोनों रिएक्शन है। अर्थात एल्डिहाइड दोनों एसिड में बदल चुके हैं। और यही सिखाया है कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में बदलता है और एल्डिहाइड एसिड में बदलता है। मिटा दो ना भैया ये वाला C6H5। अब हेडिंग लिखना, एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण है, पर वो किसके द्वारा है भैया? फेलिंग-विलियन। पिछले बार किसके द्वारा था? टोलन। अब जो अपन फेलिंग के द्वारा देख रहे हैं। अब सुनना, पहले समझ लो कि फेलिंग-विलियन होता क्या है। फेलिंग-विलियन दो प्रकार का होता है, एक होता है फेलिंग ए और एक होता है फेलिंग बी। एक फेलिंग ए होता है और दूसरा होता है फेलिंग बी। आपको कोई पूछ ले भाई कि फेलिंग ए क्या होता है, तो फेलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन और साथ
जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है उसका सूत्र होता है CuSO4.5H2 और इसको आप एक थोता कहते हैं और जिसे नीला थोता कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोता। 11th क्लास में आया होगा कॉपर सल्फेट .5H2 को कौन सा तोता कहते हैं? नीला तोता। अब कॉपर जो है फेलिंग बी क्या होता है वो समझना, और फेलिंग बी होता है सोडियम रोसेल लवण, और रोसेल लवण जिसे कहा जाता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या कहा जाता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो होता है वो फेलिंग बी होता है। देखो फेलिंग ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, बोतल ए होती है। फेलिंग बी में दो भरे होते हैं, एक तो रोसेल लवण जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है और साथ में क्या डाला हुआ होता है? NaOH जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। अब मुझे पूछा जाए कि इसकी संरचना कैसे होती है, कई बार पूछ लेता है रोसेल लवण या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की संरचना बताइए। ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट 4 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 4। और आपको पता चल गए होंगे 1 2 3 और 4। ठीक है। दूसरे और तीसरे नंबर पे OH उपस्थित होता है। ठीक है। पहले और चौथे नंबर पे C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। देखो इसने लिखा है सोडियम पोटेशियम। क्या लिखा हुआ है? सोडियम पोटेशियम। अर्थात यहां पर तो जुड़ जाएगा Na और यहां पर जुड़ जाएगा K और ये बन गया आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जो टार्ट्रिक अम्ल होता है उसके दोनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोसेल लवण बनाएगा। अब ये क्रिया कैसे करेंगे? अब दोनों को जब अपन फेलिंग डालते हैं तो दोनों बोतल होती है, उनका ड्रॉप डाल देते हैं या दोनों को मिक्स करके एक नई बोतल बना लेते हैं। ये मेरे पास में एल्डिहाइड है RCHO, इसकी क्रिया करवा रहा हूं मैं CuOH2। किससे करवा रहा हूं? CuOH2 से क्रिया करवा रहा हूं। अब देखो यहां पर पहले देख लेते हैं कि कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना है। कॉपर का ऑक्सीकरण अंक तो CuOH2 में देखें X, एक OH का कितना होता है? -1, तो 2 का -2 बराबर 0, X बराबर +K2। सर यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण अंक जो है वो +K2 है, ये फेलिंग विलयन है और फेलिंग में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक जो है वो +K2 है। और उसने कहा कि फेलिंग विलयन का क्या होगा? अपचय, और एल्डिहाइड का क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो इसने क्या करा? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दिया और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता तो किस में बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूं, 2 मोल ले लेता हूं, साथ में बनता है Cu2O प्लस। अब देखो एक मिनट, दोनों कॉपर थे, दोनों कॉपर किसके रूप में चले गए भैया? Cu2 के रूप में। साथ में क्या लेके गए? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन तो ये लेके गया और एक ऑक्सीजन ये लेके। मैं बढ़ा देता हूं, देखो CuOH OH, CuOH और OH, यही है CuOH2 के कितने मोल है? 2 मोल बना लिए। दोनों कॉपर और एक ऑक्सीजन, दोनों कॉपर और एक ऑक्सीजन। ये एल्डिहाइड कितने ऑक्सीजन लेके गया भैया? एक ऑक्सीजन। अब क्या बच गए? कितने मोल? 2। बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब देखो कि सर Cu2O में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना है? Cu2O कितने कॉपर है भैया? 2x। एक ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, 2x बराबर +K2, x बराबर +K1। अर्थात यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना है? +K1। क्या हुआ है? यस कि सर आपके जो
एल्डिहाइड था, उस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ है और फेलिंग विलयन का क्या हुआ है, अपचयन। दूसरा ये Cu2O जो होता है इसका एक अवक्षेप आता है, और अवक्षेप आता है भूरा लाल। कौन सा आता है, भूरा लाल अवक्षेप। कौन सा अवक्षेप आता है, भूरा लाल। वहां टोलन कौन सा अवक्षेप बनाता था, रजत दर्पण, और यहाँ भूरा लाल। तो फेलिंग कौन सा अवक्षेप बनाता है, भूरा लाल, भूरा लाल अवक्षेप बनाता है। अर्थात जब अपन जब अपन एल्डिहाइड में फेलिंग डालेंगे, यदि वो एल्डिहाइड है, ठीक है, तो एल्डिहाइड है तो वो कौन सा अवक्षेप लेके आ जाएगा, भूरा लाल। अर्थात एल्डिहाइड एसिड में बदल जाएगा और नीचे अवक्षेप बनेगा भूरा लाल। अब देखो एक मिनट सुनना, नॉट पॉइंट। अब देखो ये फेलिंग विलयन केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड का परीक्षण देता है, अर्थात एलिफेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है, एरोमेटिक का नहीं। तो नोट पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे, फेलिंग विलयन केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड का परीक्षण देता है। किसका परीक्षण देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब देखो एक मिनट क्वेश्चन सुनना मेरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को दो टेस्ट ट्यूब दी है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है, और उसने कहा है कि दोनों में एल्डिहाइड है। दोनों में क्या है भैया, एल्डिहाइड, पर एक में एरोमेटिक है और एक में एलिफेटिक है, ठीक है। तो मुझे इन दोनों में विभेद करने के लिए टोलन का, अभिकर्मक का या फेलिंग का, किसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे को पता है एक में एरोमेटिक है और एक में एलिफेटिक है, ध्यान देना विशेष, क्योंकि क्वेश्चन अगले वाला दूसरा अलग आएगा। दोनों एल्डिहाइड है, एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है, दोनों में विभेद करना चाहता हूं, तो मुझे किस अभिकर्मक का प्रयोग करना चाहिए। देखो मैं टोलन का एक मिनट सुनना, मैं टोलन का इस्तेमाल करूंगा तो वो एलिफेटिक के साथ में भी तो रजत दर्पण बनाएगा, ठीक है, और एरोमेटिक के साथ में भी क्या दर्शाएगा, रजत दर्पण। तो फिर आप कैसे पता करेंगे कि ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक। पर फेलिंग विलयन क्या करेगा, जो एरोमेटिक होगा उसके साथ में नीचे भूरा लाल अवक्षेप नहीं आएगा, और जिसमें भूरा लाल अवक्षेप आएगा वो कौन सा होगा, एलिफेटिक। तो मेरे को पता चल गया जिसमें अवक्षेप बना हुआ है भूरा लाल वो तो हो गया एलिफेटिक, और जिसमें अवक्षेप नहीं बना हुआ है वो क्या हो गया, एरोमेटिक। तो मैं नीचे ये भी तो लिख सकता हूं कि इस परीक्षण के द्वारा एलिफेटिक व एरोमेटिक एल्डिहाइड में विभेद किया जाता है। सही बात है, क्योंकि केवल और केवल ये एलिफेटिक के साथ में अवक्षेप देगा, एरोमेटिक के साथ में अवक्षेप नहीं देगा। तो नोट पॉइंट में एक तो पहला हो गया कि फेलिंग विलयन केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड का परीक्षण देता है। दूसरा, इस परीक्षण के द्वारा एलिफेटिक व एरोमेटिक एल्डिहाइड में विभेद किया जाता है। तो ध्यान रखना, एलिफेटिक और एरोमेटिक में विभेद करना है तो आप फेलिंग को लेंगे, और एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करना है तो टोलन को लोगे, क्योंकि एल्डिहाइड के साथ में रजत दर्पण बना लेगा और कीटोन के साथ में रजत दर्पण नहीं बनाएगा। समझ में आ गई, उतारो जल्दी से। हाँ एक मिनट देखो, जैसे मेरे पास में CH3CHO है, ठीक है, और इसकी क्रिया करवाता हूं 2CuOH2, करवाओ जल्दी से।
और एक मेरे पास में C6H5CHO है, और दोनों की रिएक्शन करवा के उत्पाद बढ़ाओ। देखें CH3COOH प्लस Cu2O, ठीक है, प्लस 2H2, और इधर बन जाएंगे C डबल बॉन्ड OH प्लस Cu2O प्लस 2H2, यही बनाया होगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा, अर्थात नो रिएक्शन। हाँ, एक मिनट, आपने यदि बना दिया है तो उसको काट दो और नीचे लिखो फेलिंग विलियन एरोमेटिक एल्डिहाइड का परीक्षण नहीं देता है। केवल एलिफेटिक तो देगा पर एरोमेटिक नहीं देता है, क्योंकि और बनाओ, पहले उत्पाद बनाओ और फिर काटो, क्योंकि जिससे अपने को पता रहे कि अपन ने क्यों काटा है। फेलिंग विलियन एरोमेटिक एल्डिहाइड का परीक्षण नहीं देता। आपको कोई पूछ लेवे कि एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड में अंतर बताना है तो किसका प्रयोग करोगे? फेलिंग का। और एल्डिहाइड और कीटोन में टोलन का। समझ में आ गई? तो नीचे लिख लो अच्छी बात, लिखो पहली हाँ